वेलकम टू कीन क्लासेस। हाँ जी, अज का अपना साइंस का जो टॉपिक है ईटीटी पेपर 2 के लिए वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की बनतर। आप ये तो पढ़ लिया कि परमाणु की होंगे हुण उसकी स्ट्रक्चर किमें है, परमाणु के इलैक्ट्रॉन्स है, परमाणु प्रोटॉन्स ने न्यूट्रॉन्स ने, एक किस लोट वो व्यवस्थित है। इलैक्ट्रॉन परमाणु कित्थे है, न्यूट्रॉन कित्थे है तो प्रोटॉन कित्थे है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करांगे आप इस टॉपिक च। वैसे अपने सिलेबस से डायरैक्टली इस नेम तो टॉपिक नहीं है, पर ये काफ़ी टॉपिक्स ने ये अंडर आते जो अपने सिलेबस नाल कोरिलेट करते हैं, तो ये आप इंपोर्टेंट जो गल्लां देखांगे। हाँ जी, अपना पहला पॉइंट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की होंगे है, इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटम्स 3 पार्टिकल्स होंगे ने, इन्हों सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इलैक्ट्रॉन है जो ये की होंगे नैगेटिव चार्ज होंगे, कि नैगेटिव चार्ज होंगे कि होंगे -1। तो जो प्रोटोन है ये की होंगे, ये होंगे पॉजिटिव चार्ज कि होंगे +1। और जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल है, ये ना तो पॉजिटिव चार्ज है तो ना ही नैगेटिव चार्ज है। इलैक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटोन की की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की की जेम्स चैडविक ने। हाँ जी, उसके बाद देखते हैं की है थॉमसन परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिता, उन्हें दसिया कि एक एटम के इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन किमें रहिंदे है। इन्हें सब तो पहला देखते हैं कि कहा, इन्हें क्या परमाणु को पॉजिटिव चार्ज का एक गोला मन्निया। ये कहना, ये कहना कि जो परमाणु है एक स्फीयर वांगू है, में बॉल होंगी अपनी, सारे ते इक्वली पॉजिटिव चार्ज है जो सारे इक्को जहा, सारी जगह पर इक्को जहा फैलिया हुआ है। फिर इन्हें की कहा, ये कहना जो इलैक्ट्रॉन्स है वो एक गोले के विच जगह जगह पर फैले हुए ने, कोई कितने है कोई कितने है, जिमें तरबूज च बी होंगे है। एक गल इन्हें होर कही सी, ये कहना पॉजिटिव और नैगेटिव चार्ज है जो वो समान मात्रा च होंगे परमाणु च, परमाणु का की है जो नेचर की है वो न्यूट्रल है, वो उदासीन है। ये बहुत इंपोर्टेंट गल है तो बिल्कुल सही है। जो अपने परमाणु है, एटम है, वो कोई भी चार्ज नहीं होंगे, ना तो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना वो नैगेटिव चार्ज होंगे। वो जो अपन पता है इलैक्ट्रॉन्स से की होंगे नैगेटिव चार्ज होंगे, प्रोटॉन्स से की होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे। इन्होंने दोनों की जो संख्या ना वो सेम होंगी है तो बैलेंस होकर की हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो कोई भी चार्ज नहीं रहता। फिर देखते हैं इन्हें अगला अपना की टॉपिक है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। हाँ जी, थॉमसन के परमाणु मॉडल जो कमियां सी उन्होंने दूर करने लिए रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिता। उन्हें की किया, एक प्रैक्टिकल किया, उन्हें एल्फा कण लेते। एल्फा कण की होंगे है, हीलियम के पार्टिकल्स होंगे जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज होंगे। हीलियम के एटम्स से जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उन्होंने की बोलते हैं, उन्होंने एल्फा कण बोलते हैं। उन्हें की किया, एल्फा कणों जो सोने की बहुत ही पतली जी पत्ती सी एक, ਉਹਦੇ ਤੇ बौछार करवाई उन्हें। फिर उन्हें की देखा कि जो ज़्यादातर पार्टिकल सीगे वो बिल्कुल सीधे निकल रहे थे, उन्होंने जो पाथ सीगा ना वो डाइवर्ट नहीं होया, बिल्कुल जिमें जिस लाइन पर वो आए थे उस ही एंगल पर आर पार चले गए पत्ती तो। फिर उन्हें की देखा बहुत ही घट पार्टिकल्स एवें दे सी जिन्हों का जो पाथ सीगा वो थोड़ा चेंज होया, बिल्कुल स्मॉल एंगल्स से। बहुत बहुत ही रेयर, ज़्यादा कुछ बहुत ही रेयर पार्टिकल्स यहो जे सी जो सेम पाथ ते मतलब 180 डिग्री एंगल ते वापस चले गए। फिर इन्होंने जो रिजल्ट्स देखे, इन्हों देख के उन्हें की सिट्टे कड्डे वो देखते हैं आप। हाँ जी, उसने क्या परमाणु विच वधेरे भाग खाली होंगे है, क्यों क्या है, क्योंकि उन्हें देखा सी कि जो हीलियम के पार्टिकल्स है पॉजिटिव मतलब एल्फा कण है वो की है बिना मुड़े तो आर पार सीधे लंघ रहे हैं। तो उन्हें की कहा कि जो परमाणु है वो ज़्यादातर जो पार्ट है ना वो खाली है, उत्थे कुछ भी नहीं है, ना तो उत्थे प्रोटोन है, ना ही उत्थे इलैक्ट्रॉन है, ना ही उत्थे न्यूट्रॉन है। दूजी गल इन्हें की कही, दूजी गल कही नहीं बहुत घट एल्फा कण सी जो अपने मार्ग तो मुड़े सीगे, तो परमाणु का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत घट भाग च है। ये गल इन्हें क्यों कही, क्योंकि हीलियम के पार्टिकल्स से भी पॉजिटिव चार्ज होंगे है, हीलियम के जो पार्टिकल्स सीगे मतलब एल्फा कण सीगे इन्हां ते पॉजिटिव चार्ज है, जो इलैक्ट्रॉन्स है इन्हों का वेट की होंगे बहुत ज़्यादा घट होंगे। तो उन्हें ये मान लिया कि जो इलैक्ट्रॉन्स है वो हीलियम के जो पार्टिकल्स है इन्हों का पाथ है वो कोई इफेक्ट नहीं पाएंगे, उत्ते इफेक्ट पाऊगा तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटोन ही पाऊगा। तो इसने
ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਲਫਾ ਕਣ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਣ 180 ਡਿਗਰੀ 180 ਤੇ ਮੁੜੇ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਤਨ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾਭਿਕ ਮਾਡਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਭਿਕ ਮਾਡਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ 180 ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪਾਥ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਭਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਰਬਿਟ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੋਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਪੁੰਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਤਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਐਟਮ ਦੀ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਮੈਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਐਸਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਊਰਜਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ 'ਚ ਕਮੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਵੇਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਲੈਤੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜੂਗੀ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਰਦਰਫੋਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਰਬਿਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ MVR, ਇਹ MVR ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? MVR ਇਸ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, M ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ M, ਅਤੇ V ਕੀ ਹੈ? V ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ R ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਪਾਥ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ MVR ਦੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਸੀ ਉਹ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਰਬਿਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਬਿਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨੰਬਰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ 2 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਰਬਿਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ MVR ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਗੁਣਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, 1 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ। ਐਸ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੋਗੀ, 1.25 ਗੁਣਾ ਹੋਗੀ, 2.5 ਗੁਣਾ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਆਰਬਿਟਸ, ਜੋ ਇਹ ਆਰਬਿਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ MVR ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਆਰਬਿਟ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਊਰਜਾ ਵਿਕਿਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਸ ਆਰਬਿਟ
मतलब ये ऑर्बिट है, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ मान लो mvr ਦੀ ਕੀ ਹੈ पूर्ण गुणज है। ਜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ऑर्बिट 'ਚ ਜੇ अपनी ਚੱਕਰ ਲਗਾਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, मतलब ਉਹ वेस्ट नहीं होगी, बाहर नहीं जाऊगी, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ऑर्बिट ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਐਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੂਟ ਇਹ ਕੇ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ऑर्बिट, हाँ जी सॉरी, ਇਹਦਾ ਬੋਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ऑर्बिट 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। हाँ जी, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ऑर्बिट 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2n² ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। n ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ n ਹੈਗਾ, ਆਹ KLMN ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। k ਲਈ n ਹੈਗਾ 1, l ਲਈ 2, m ਲਈ 3, n ਲਈ 4। मतलब ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ऑर्बिट ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ n1 ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ n2 ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ऑर्बिट। ਠੀਕ ਹੈ, ऑर्बिट ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿੰਨੇ ਉਸ ऑर्बिट 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ऑर्बिट 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ऑर्बिट ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜੋ ऑर्बिट्स ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਵਾਰ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ K L M ਅਤੇ N, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ K ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ L ਵਾਲੀ, ਫਿਰ M ਵਾਲੀ, ਫਿਰ N ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ K ਹਜੇ ਬਲੈਂਕ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ L 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ K ਫੁੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ L, ਫਿਰ M, ਫਿਰ N। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। तो 66-35 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ जो एटम्स है, दूजे मॉलिक्यूल्स है उन्होंने नाल रिएक्ट करने लिए रेडी होंगे है, या रिएक्ट करने से सब तो बाहरले जो इलैक्ट्रॉन्स है यही यूज़ होंगे है जी। सैकेंड की है अपना, जिस परमाणु की बाहरी सैल पूर्ण रूप नाल भरे होंगे हैं उन्हों की वैलेंसी 0 होंगी है। एक्चुअल च वैलेंसी की होंगी है, आ देखते हैं आप लिखा हुआ है, अपने या किसी होर तत्त के परमाणुओं नाल मिल के अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने ऑक्टेट नूं, ऑक्टेट की है सब तो बाहरी ऑर्बिट ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ऑर्बिट ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈਗੇ ਨੇ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿਉਂ ਦੇਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਊਗਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ऑर्बिट 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ऑर्बिट ਉਹਦਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਵੇ। ये आप देख ही लिया सी कि परमाणुओं में मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश मनी जाती है। नैक्सट देखते हैं कि अष्टक बनाने के लिए जिन्नी संख्या में इलैक्ट्रॉन का साझा या स्थानांतरण होंदा है वो संख्या तत्त की वैलेंसी होंदी है। हुण मान के चलो कि कोई एटम है, वो जो सब तो बाहरी ऑर्बिट है वो है 6 इलैक्ट्रॉन्स है, तो इनू 8 पूरा करने लिए किन्ने की होर जरूरत है, इनू 2 इलैक्ट्रॉन्स होर चाहिए है, तो वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। हुण मान के चलो कि ये कोले 4 इलैक्ट्रॉन्स है, हुण इनू होर कितने इलैक्ट्रॉन्स चाहिए है, इनू 4 इलैक्ट्रॉन्स की होर लोड़ है, तो यदि वैलेंसी कितनी होगी 4 होगी। हाँ जी, परमाणु संख्या की होंगी है, इनू Z नाल शो करते हैं। हाँ जी, तत्तां विच मौजूद प्रोटोन की संख्या नूं एटॉमिक नंबर कहते हैं। बड़ी सिंपल जी डेफिनेशन है कि किसी भी एटम च जिमें हाइड्रोजन च कितना होंदा है 1 होंदा है, हीलियम च कितने होंदे है
2 प्रोटॉन्स होंगे है तो यदा एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2 हो गया। उमें लिथियम 3 प्रोटॉन्स होंगे है, कार्बन 6 होंगे, नाइट्रोजन 7 होंगे, ऑक्सीजन 8 होंगे, तो इन्हों का एटॉमिक नंबर भी यही हो जाऊगा। हम मास नंबर देखते हैं, आप मास नंबर च सिर्फ प्रोटोन ਅਤੇ न्यूट्रॉन ਨੂੰ ही ਐਡ प्रोटोन ਅਤੇ न्यूट्रॉन ਨੂੰ ही ਐਡ किया जाता है, इस इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ नहीं काउंट किया जाता क्योंकि इन्होंने इलैक्ट्रॉन का जो वेट होंगे ना उन्होंने निगलिजिबल मानते हैं, उन्होंने 0 मानते हैं। मास नंबर की है जिन्ने उस प्रोटोन है और जिन्ने उस न्यूट्रॉन है दोनों का ऐड करके आपको की मिलता है, मास नंबर मिलता है। परमाणु की नाभिक में मौजूद कण, हाँ जी, प्रोटोन ਅਤੇ न्यूट्रॉन ये कितने होंगे है, परमाणु का जो नाभिक होंगे बिल्कुल सेंटर होंगे वो उत्थे होंगे है। यही ਇਹਦਾ मतलब की होया कि जो परमाणु का जो वेट है ना सारा वो नाभिक च होंगे, न्यूक्लियस च होंगे। मास नंबर क्लीयर हो गया होगा, प्रोटोन और न्यूट्रॉन के दोनों के ऐड करके आपको मास नंबर मिलता है। हाइड्रोजन, हाँ जी, एक इंपोर्टेंट गल होर, हाइड्रोजन का अपन मास नंबर कितना दसिया होया ने, 1 दसिया होया है। ਇਹਦਾ मतलब की है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है। यदा मतलब ये है कि हाइड्रोजन को सिर्फ एक प्रोटोन ही है, ये को न्यूट्रॉन की है, न्यूट्रॉन एबसेंट है, ये न्यूट्रॉन ये नहीं हैगा। ये सिर्फ एको ही यहो जिहा तत्व है या तत्त है जिहदे कोले न्यूट्रॉन नहीं हैगा, ये तो बिना बाकी जो सब है सब कोले न्यूट्रॉन्स हैगे है। नैक्सट देखते हैं आइसोटॉप्स। हाँ जी, आइसोटॉप्स की होंगे एटॉमिक नंबर सेम, वो तत्त जिन्हों का एटॉमिक नंबर की है वो सेम होंगे, वो तत्त जिन्हों का एटॉमिक नंबर की है सेम है, वो तत्त जिन्हों का एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर की है अलग अलग है। एटॉमिक नंबर सेम है, यदा मतलब की हो गया उन्होंने प्रोटोन है जो वो सेम होंगे, ठीक है। पर जो मास नंबर अलग है तो यदा मतलब कि उन्होंने न्यूट्रॉन के जो नंबर है वो अलग अलग है। प्रोटोन की है वो सेम है, न्यूट्रॉन की है वो अलग अलग है। हाइड्रोजन के किन्ने हैं 3 आइसोटॉप्स है, कार्बन के भी 3 होंगे ने। हाइड्रोजन का एक कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ये एक न्यूट्रॉन है, ये 2 न्यूट्रॉन्स ने, प्रोटोन सेम ही है। कार्बन ये 6 ने, ये 7 ने, 8 ने, क्लोरीन किन्ने है, क्लोरीन एक भी है ने 2 ने। आइसोटॉप्स किन्ने 2 है, एक का मास नंबर होंगे 35, एक का होंगे 37। हाँ जी, लास्ट वीडियो में आप गल कर रहे सी कि जो क्लोरीन है का जो मास नंबर है ना वो एक पूर्ण संख्या नहीं हैगी, वो हैगी 35.5 देखते हैं आप हर जगह पर। इसका रीजन अपन हुण पता लगूगा कि रीजन की है। इसका रीजन है आइसोटॉप्स। जो अपन नेचर से क्लोरीन मिलता है ना, जे आप क्लोरीन ने मन के चलो 4 पार्टिकल्स मिले अपन तो वो 3 पार्टिकल्स यहो जे होंगे जिन्हों का मास नंबर कितना 35 है, तो एक पार्टिकल ऐसा होगा जिसका मास नंबर कितना होगा 37। फिर इन्होंने की किया कि सब जगह यही सेम मिल रहा सी, तो इन्होंने चारों पार्टिकल्स लैता, उन्होंने जो मास नंबर से वो ऐड किया, उन्होंने 4 नाल डिवाइड किया, ठीक है। उस बाद किया एवरेज कट लिया, कितना है 35.5। इस करके क्लोरीन का जो मास नंबर है वो 35.5 मन्या जाता है। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। हाँ जी, आइसोटॉप का यूज़ की है यूरेनियम 235। ये यूरेनियम का एक आइसोटॉप है, इसकी वरतों काच होंगी है एटोमिक रिएक्टर च यूज़ होंगे एज ए फ्यूल। ये तो अलग अलग इनू तोड़ के होर टुकड़े करके अलग अलग एटम्स बनाए जाते हैं, अलग अलग तत्व बनाए जाते हैं। हाँ जी, कैंसर के इलाज भी यूज़ होंगे है कि कोबाल्ट के आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं। थायराइड एक रोग होंगे जिस अपना गला है वो फुल जाता है, ये की होंगे आयोडीन के आइसोटॉप्स की यूज़ होंगे। एक टॉपिक हो रहा है अपना लास्ट अज का आइसोबार्स। आइसोबार की होंगे, इन्होंने मास नंबर है जो वो सेम होंगे है पर जो एटोमिक नंबर है वो की होंगे अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये होया कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन का जो एडिशन है ना वो सारे सेम होगा।
जिवें आर्गन अते कैल्शियम। इन्हां दोनों का एटॉमिक नंबर की है अलग अलग है, पर मास नंबर की दोनों का सेम है। ठीक है जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो। थैंक यू।